कल्पना कीजिए, भारतीय सिनेमा का वो बेताज बादशाह जिसका नाम सत्ता, विरासत और अजेय स्टारडम का पर्याय है, 90 करोड़ के भारी भरकम कर्ज पर ही दबकर घुटनों पर आ गया था। लेकिन जब धीरू भाई अंबानी जैसे दिग्गज ने उन्हें मदद की पेशकश की, तो उन्होंने जो किया वो हिम्मत और स्वाभिमान की एक नई परिभाषा गढ़ गया। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अमिताभ बच्चन के सबसे काले दौर और उनके सबसे साहसिक इनकार के पीछे की सच्चाई किसी भी ब्लॉकबस्टर से कहीं ज्यादा रोमांचक है। आप इस संघर्ष की गहराई और उन्हें वापस लाने वाली अदम्य इच्छा शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। देवियों और सज्जनों, प्रिय दर्शकों, आज वो अमिताभ बच्चन हैं, शहंशाह हैं, एक प्रतीक हैं, जिनकी महज मौजूदगी लाखों को अपनी ओर खींचती है, जिनकी नेटवर्थ किसी किंवदंती से कम नहीं है। वो जिस भी फ्रेम में दिखते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट को छूते हैं, वो सोना बन जाता है। वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है। लेकिन इस चकाचौंध, ग्लैमर और लगभग पौराणिक दर्जे के पीछे उनके जीवन का एक ऐसा अध्याय छिपा है जो इतने गहरे, इतने कुचल देने वाले कर्ज में डूबा था कि वो उनकी पूरी विरासत को निगलने की धमकी दे रहा था। ये महज एक कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, विफलता, एक असंभव चुनाव और एक अभूतपूर्व वापसी की महागाथा है। इससे पहले कि हम इस अविश्वसनीय गाथा में और गहराई से उतरें, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। आपकी सहभागिता ही सच्चाई की हमारी खोज को शक्ति देती है। इस अगले हिस्से को मिस मत कीजिएगा, यहीं पर कहानी और ज्यादा विस्फोटक होती है। ये 90 का दशक था। भारत एक नए आर्थिक युग के मुहाने पर खड़ा था, उदारीकरण की ओर बढ़ रहा था, वैश्विक बाजारों के लिए खुल रहा था और इसमें अथाह संभावनाएं भरी थीं। बॉलीवुड, एक जीवंत, अराजक, फिर भी काफी हद तक असंगठित उद्योग, बदलाव के लिए तैयार था और इस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए अमिताभ बच्चन से बेहतर कौन हो सकता था। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी दूरदृष्टि अद्वितीय थी। वो महज अभिनय ही नहीं करना चाहते थे, वो फिल्म निर्माण के हर पहलू में क्रांति लाना चाहते थे। उन्होंने ABCL, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कल्पना की, महज एक प्रोडक्शन हाउस के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक कॉर्पोरेट बदलाव के अग्रदूत के रूप में। ये एक बड़ा, महत्वाकांक्षी सपना था, एक ऐसे उद्योग को पेशेवर बनाना जिसे अक्सर अधिक अनौपचारिक, लगभग पारिवारिक तरीके से देखा जाता था। उन्होंने अपनी जीवन भर की कमाई, अपनी पूरी संपत्ति, अपनी आत्मा को इस उद्यम में लगा दिया। वो महज एक अभिनेता नहीं थे, वो एक अग्रणी, एक व्यापारी थे जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते थे। कॉर्पोरेट दुनिया की संरचित दक्षता को बॉलीवुड के कलात्मक अराजकता में लाना चाहते थे। उनका लक्ष्य नए मानक स्थापित करना था, उद्योग को एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कॉर्पोरेट इकाई में बदलना था। ये महज एक कंपनी से कहीं ज्यादा था। ये भारतीय मनोरंजन के भविष्य में उनके विश्वास का प्रमाण था। लेकिन कभी कभी सबसे भव्य सपने भी प्योरेस्ट इंटेंशन से भरे होने के बावजूद अप्रत्याशित परिस्थितियों के बोझ तले और शायद गलत हाथों में पड़कर बिखर जाते हैं। ABCL, आशा की एक किरण और एक साहसिक उद्यमशीलता का जुआ, जल्द ही एक खतरनाक वित्तीय भंवर में फंस गया। जिन कॉर्पोरेट संरचनाओं को उन्होंने इतनी सावधानी से लागू करने की कोशिश की थी, वो अनदेखे दबावों में झुकती हुई प्रतीत हुई। शायद कटरोल बिजनेस वर्ल्ड की एक भोली समझ के कारण, या जैसा कि कुछ अंदरूनी सूत्रों ने सुझाया, अपनी कोर टीम को इकट्ठा करने में एक भयावह गलत निर्णय के कारण। सपना एक दुष्मंत में बदल गया, एक वित्तीय खाई जो हर गुजरते दिन के साथ और गहरी होती गई। ये महज एक व्यापारिक घाटा नहीं था, ये एक व्यक्तिगत तबाही थी, विफलता का एक सार्वजनिक तमाशा जिसने दशकों की अद्वितीय सफलता को ग्रहण लगाने की धमकी दी। फुसफुसाहट शुरू हुई, फिर कानाफूसी और जल्द ही एक स्मारकीय विफलता की खुली घोषणाएं। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक विशाल, लगभग अकल्पनीय कर्ज जमा हो गया। 90 के दशक में 90 करोड़ रुपए के कर्ज की गंभीरता की कल्पना कीजिए। ये महज एक संख्या नहीं थी, ये एक ऐसा पत्थरों का बोझ था, देनदारियों का एक पहाड़ी बोझ जिसने एक जीवित किंवदंती को जिंदा दफनाने की धमकी दी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए आज की मुद्रा में वो आंकड़ा कई गुना अधिक होगा, लेकिन तब भी ये एक ऐसी राशि थी जो एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती थी। एक व्यक्ति की संपत्ति तो दूर की बात है, उनका साम्राज्य दशकों की कड़ी मेहनत, बेजोड़ प्रतिभा और लगातार ब्लॉकबस्टर्स की एक श्रृंखला पर बड़ी मुश्किल से बना था, अब ढहने के कगार पर था। हर एक दिन अस्तित्व के लिए एक लड़ाई थी, हर सुबह कुचल देने वाले बोझ की एक चिलिंग रिमाइंडर थी। वो व्यक्ति जो कभी अपनी मात्र उपस्थिति से बड़े पर्दे पर राज करता था, अब खुद को फंसा हुआ पाता था। उसकी प्रतिष्ठा, उसके परिवार का भविष्य, उसकी गरिमा, सब कुछ दांव पर थी। मीडिया, हमेशा भूखा, एक लगातार छाया की तरह था, विफलता की फुसफुसाहट को बढ़ाता रहा। क्या आप सचमुच अपमान को समझ सकते हैं? मनोवैज्ञानिक बोझ को, इतने सार्वजनिक रूप से उजागर होना, इतने जबरदस्त दबाव का सामना करना जब आप हमेशा प्रशंसा और सफलता के आदी रहे हों। ये एक अस्तित्वगत संकट था, अजय अमिताभ बच्चन के रूप में उनकी पहचान के लिए खतरा। वो प्रसिद्ध लेखक निर्देशक रूमी जाफरी थे,
उस तूफानी दौर के एक प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने इस पतन की आंतरिक कार्यप्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। उन्होंने एक महत्वपूर्ण सच्चाई का खुलासा किया जिसने उद्योग में झटके भेज दिए। एबीसीएल टीम, इस महत्वाकांक्षी साम्राज्य को बनाने के लिए नियुक्त किए गए वास्तुकार, सीधे शब्दों में कहें तो सक्षम नहीं थे। जरा इस पर एक पल के लिए सोचिए। अमिताभ बच्चन जैसा दिग्गज, इतने अस्ट्यूट निर्णय वाला व्यक्ति, जिसने अपने जीवन का काम, अपनी पूरी विरासत एक ऐसी टीम को सौंपती थी जो अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इतनी बड़ी जहाज को चलाने की सूझबूझ, दूरदृष्टि और क्षमता से वंचित थी। रूमी जाफरी ने एक पायोनियरिंग एफर्ट की तस्वीर खींची जहां बच्चन बॉलीवुड में पहले कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस रूम लाए जो सूट पहने पेशेवरों से भरे थे। उन्होंने सचिन पिलगांवकर और जॉय ऑगस्टीन सहित शीर्ष प्रतिभाओं को साइन किया और जाफरी को खुद एक लेखक के रूप में बोर्ड पर लाए। ये क्रांतिकारी था। फिर भी अंतर्निहित टीम शायद इतने बड़े बदलाव के लिए गहराई या अनुभव की कमी के कारण अंततः एबीसीएल के पतन का कारण साबित हुई। क्या ये कुप्रबंधन था या पुराने बॉलीवुड और नए कॉर्पोरेट आदर्शों के बीच एक सांस्कृतिक टकराव? जो भी सटीक कारक थे, परिणाम विनाशकारी था। दिवालियापन। अमिताभ बच्चन, वो व्यक्ति जो बॉलीवुड में बोर्डरूम और पावर सूट लाए थे, खुद को वित्तीय बर्बादी की बहुत वास्तविक संभावना का सामना करते हुए पाया, न कि पूरी तरह से अपनी दृष्टि के कारण बल्कि दूसरों के फ्लॉड एग्जीक्यूशन के कारण। और फिर इस वित्तीय आग में एक अप्रत्याशित जगह से एक प्रकाशपुंज उभरा, एक ऐसा भव्य, इतना उदार इशारा जो केवल एक ही व्यक्ति से आ सकता था, धीरूभाई अंबानी। हाँ, वही धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूरदर्शी संस्थापक, एक ऐसे व्यक्ति जिनका नाम औद्योगिक शक्ति, अथाह धन और राजनीतिक प्रतिभा का पर्याय था। धीरूभाई, जो न केवल अपनी व्यापारिक सूझबूझ के लिए बल्कि लोगों की गहरी समझ के लिए भी जाने जाते थे, ने अमिताभ बच्चन को महज एक संघर्षरत स्टार के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखा, एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में जो एक व्यक्तिगत आपदा का सामना कर रहे थे। धीरूभाई अपनी उदारता और प्रतिभा और लचीलेपन पर अपनी गहरी नजर के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी की ओर रुख किया, जो बच्चन के करीबी दोस्त भी थे। उनके शब्द सरल थे, फिर भी गहरे थे, एक साम्राज्य का वजन लिए हुए थे। इसका वक्त खराब है, इसे कुछ पैसे दे दो। ये महज एक आकस्मिक पेशकश नहीं थी, ये एक दिग्गज द्वारा दूसरे को दी गई एक जीवन रेखा थी। एक ऐसी पेशकश जो बच्चन की सभी परेशानियों को एक ही परोपकारी स्ट्रोक से मिटा सकती थी। कल्पना कीजिए वो दृश्य। अनिल अंबानी, एक दोस्त, अमिताभ के पास आते हैं, प्रस्ताव रखते हैं। विवरण चौंकाने वाले थे। वे जितनी राशि प्रदान करने को तैयार थे वो इतनी बड़ी थी कि वो तुरंत पूरे 90 करोड़ के कर्ज को मिटा देती, दम घोटने वाले दबाव से तत्काल पूर्ण राहत लाती। ये एक सुनहरा पैराशूट था, एक स्पष्ट चौड़ा रास्ता जो उस खाई से बाहर निकलता था जिसने उनके जीवन को निगल लिया था। ये अंतिम समाधान था, एक चांदी की थाली पर प्रस्तुत किया गया था, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका शब्द वित्त की दुनिया में बाइबल के समान था। अधिकांश लोग ऐसे भारी, जीवन बदलने वाले बोझ का सामना करते हुए कृतज्ञतापूर्वक, यहाँ तक कि आंसू बहाते हुए स्वीकार कर लेते। कौन नहीं करता? ये दया का एक अप्रत्याशित कार्य था, दिवालियापन और सार्वजनिक अपमान के जबड़ों से बचने का एक मौका। अमिताभ बच्चन ने खुद स्वीकार किया कि वो धीरूभाई की इमेंस जेनरोसिटी और करुणा से भावुक थे, गहरे इमोशनल थे। राहत, कर्ज से मुक्ति, उनके परिवार के सम्मान की बहाली, ये सब उनकी पहुंच में था। लेकिन उस निर्णायक क्षण पर, एक ऐसे मोड़ पर खड़े होकर जहां एक आसान एस्केप रूट स्पष्ट रूप से उनके सामने बिछा हुआ था, अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा विकल्प चुना जिसने उनके नाम को हमेशा के लिए किंवदंती के इतिहास में और गहरा कर दिया। एक ऐसा विकल्प जिसने उनके करीबी कॉन्फिडेंस को भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने भारत के सबसे शक्तिशाली उद्योगपतियों में से एक की जीवन रेखा को ठुकरा दिया। उन्होंने अंबानी परिवार के परोपकारी प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक फिर भी दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। क्यों? ऐसा क्या था जो एक ऐसे व्यक्ति को, जो कर्ज में डूबा हुआ था, जिसकी पूरी विरासत दांव पर थी, ऐसे एस्केप रूट को अस्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकता था? ये गहन आत्मसम्मान से लिया गया निर्णय था, अपनी लड़ाई लड़ने, अपनी कर्ज चुकाने की अपनी क्षमता में एक अटूट, लगभग साहसिक विश्वास के कारण, न कि हैंडआउट्स के माध्यम से, चाहे वो कितनी भी अच्छी तरह से इरादे वाले क्यों न हो, बल्कि सरासर शुद्ध लगन और कड़ी मेहनत के माध्यम से। ये एक शक्तिशाली अनकहा बयान था। मैं गिरा था लेकिन मैं अपने दम पर उठूंगा। मेरी अखंडता, मेरा आत्मनिर्भरता, मेरी गरिमा किसी भी राशि से कहीं अधिक मूल्यवान है। उन्होंने कठिन रास्ता चुना, संघर्ष और बलिदान का रास्ता, बजाय इसके कि वो आसानी से बाहर निकल जाते। ये जिद नहीं थी, ये गहन साहस का कार्य था। एडवर्सिटीज की सबसे गहरी आग में गढ़े हुए चरित्र का एक प्रमाण था। ये घोषणा थी कि उनकी वापसी उनकी अपनी होगी, पसीने और मेहनत से कमाई जाएगी, न कि बाहरी परोपकार से दी जाएगी। और इस तरह ग्रोलिंग एकाकी वापसी की यात्रा शुरू हुई। अमिताभ बच्चन, शहंशाह, ने अपनी आस्तीनें ऊपर की और एक नई फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ काम पर लग गए। उन्होंने छोटे किरदारों से परहेज नहीं किया, अनकन्वेंशनल अवसरों से भी नहीं, यहाँ तक कि उस समय के टेलीविजन के अनछुए क्षेत्र से भी नहीं। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति को अपनाया, एक गेम शो जो उस समय उनके कद के सुपरस्टार के लिए एक नई, शायद जोखिम भरी भी सीमा थी। केबीसी महज एक शो नहीं था, ये उनकी फीनिक्स थी, मुक्ति के लिए उनका अंतिम मंच था। इसने उन्हें जनता के साथ सीधा संबंध दिया, एक सुलभ, जानकार और एम्पैथेटिक होस्ट के रूप में उनकी छवि को
फिर से बनाया। केबीसी और नई प्रभावशाली फिल्म भूमिकाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से नए सिरे से ध्यान और अर्जेंसी के साथ स्क्रिप्ट चुनते हुए उन्होंने सावधानीपूर्वक दर्दनाक तरीके से उस विशाल 90 करोड़ के कर्ज का हर एक रुपया चुकाया। सेट पर बिताया गया हर लंबा घंटा, बोली गई हर पंक्ति, पूछा गया हर गेम शो प्रश्न, हर सार्वजनिक उपस्थिति उन्हें कगार से वापस लाने की उनकी आर्डुअस यात्रा में योगदान दिया। ये लचीलेपन का एक मास्टर क्लास था, फाइटिंग स्पिरिट का एक जीवंत अवतार था। उन्होंने एक अनुशासित दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया, अपनी कला और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता, एक ऐसा गुण जिसे शायद आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर द्वारा साझा किए गए किस्से में सबसे अच्छी तरह से एनकैप्सुलेट किया गया है। उन्होंने रिकाउंटेड किया कि कैसे अमिताभ बच्चन हमेशा प्रोफेशनल कार्यक्रमों में 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे, शुरू करने के लिए तैयार रहते थे, एक ऐसे वर्क एथिक का प्रमाण जिसने उन्हें उनके सबसे काले दिनों से बाहर निकाला और उनकी स्मारकीय वापसी को शक्ति प्रदान की। हालांकि कहानी उनके एकाकी संघर्ष और विजयी पुनर्भुगतान के साथ समाप्त नहीं होती है। धीरूभाई अंबानी, वो व्यक्ति जिनकी पेशकश को उन्होंने सम्मानपूर्वक ठुकरा दिया था, वो देख रहे थे। और जब अमिताभ बच्चन अंततः डटकर खड़े हुए, अपनी मेहनत और लगन से, अपनी शेयर विल पावर से अपना कर्ज जीत चुके थे, तो धीरूभाई ने उन्हें पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान कुछ दिया, गहरा अपरिमित सम्मान। उन्होंने प्रशंसा के साथ कहा, वो शब्द जो आज भी गूंजते हैं, ये लड़का गिरा था लेकिन अपने दम पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूँ। कल्पना कीजिए उन शब्दों का वजन धीरूभाई अंबानी जैसे कद और प्रभाव वाले व्यक्ति से आ रहा था। अमिताभ के लिए ये सम्मान, उनकी स्वनिर्मित वापसी की ये स्वीकृति पैसों से कहीं ज्यादा कीमती, किसी भी धन से अधिक मूल्यवान थी। ये अल्टीमेट विंडिकेशन था, अपने दम पर जिए गए जीवन का एक प्रमाण था, एक ऐसे चरित्र का जिसे अखंडता और एक ऐसी आत्मा द्वारा परिभाषित किया गया था जिसने टूटने से इनकार कर दिया। इसने उन्हें महज एक सिनेमैटिक आइकन के रूप में ही नहीं बल्कि अद्वितीय चरित्र वाले एक इंसान के रूप में अपनी जगह सीमेंट कर दी। और वो प्रिय दर्शकों, एक ऐसी कहानी है जो वास्तव में एक किंवदंती